जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति क्लासेज में। मैं सावन आपके सामने एक बार फिर से। जैसा कि हम जानते हैं, आने वाली परीक्षाएं हमारे समीप हैं। उससे पहले ही एक जो नोटिफिकेशन आई उसने अलग से तहलका मचा दिया, जो बिहार भर्ती में भारत के सभी राज्यों के लोगों को शामिल किया। एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं हम सभी राज्य के लोगों के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं और इस बार जो सीटेट क्वालिफाइड जनरल मार्किंग में करते हैं, अगर हम 90 नंबर कलेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ऐसा मौका शायद ही किसी को मिलता है कि भूख भी बहुत तेज लगी हो और खाना झटपट मनचाहा पसंदीदा हमारे सामने आ जाए। ठीक ऐसे ही स्थिति हमारे सामने है। अब हमको अपनी तैयारी इस कदर करनी है कि जो आने वाले मौके हैं और जो सबसे पहला वाला मौका है, यानी बिहार में शिक्षक पात्रता की जो भर्ती होने वाली है, उसमें हम क्वालिफाई कर जाएं। बदले में आपसे मांगेंगे क्या? अटूट मेहनत। अगर मेहनत हम लगातार अच्छे वे में करेंगे तो जाहिर सी बात है सीटेट क्वालिफाइड करेंगे, और सीटेट क्वालिफाई करते ही हम जो है उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा होगी 20 अगस्त को और जो भर्ती आनी है उसका नोटिफिकेशन 30 अगस्त के बाद है, यानी उससे पहले ही आप जो है उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है। तो अब आपको कमर कस लेनी है, बढ़िया से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर घर में कुछ लोग नाराज होते हैं, रिश्तेदार नाराज होते हैं कि हमारे यहाँ आ नहीं रहे हैं, घर के लोग नाराज होते हैं कि खाना नहीं बना रही हैं लड़कियों के लिए खासकर, और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको अनसुना कीजिए। काम के साथ साथ अपने पढ़ाई पर पूरा जोर दीजिए, क्योंकि यही एक चीज है कि जब आप एक समय में अध्यापक बन के दिखेंगे तो जो आपकी बुराइयां करने वाले लोग हैं एक बार फिर से आपकी प्रशंसा के लिए जुट जाएंगे। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने क्लास की। और मैंने कहा था कि हम ईवीएस के साथ जुड़ेंगे, यहाँ साथ ही साथ मिलकर सीखेंगे। तो ईवीएस में जैसा मैंने बताया था कि इस जो एग्जाम है ये सीटेट का, ये सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न बेस पे होता है। क्योंकि आप प्राइमरी अध्यापक बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो क्वेश्चंस होंगे, जो सवाल लिए जाएंगे, वो कक्षा 5 तक की किताबों से लिया जाएगा। ये तो तय है, आप सभी जानते होंगे, और वो भी एनसीईआरटी पैटर्न से लिया जाएगा। तो एनसीईआरटी पैटर्न में जो ईवीएस की बुक थी, मैंने आप लोगों के लिए वो बुक ही डाउनलोड की, और उसमें से जरूरी जो तथ्य हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनको लेकर हम तमाम तरह की दिक्कतें झेलते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर, और किस तरह से हम टिक करके आए कि मार्क्स सही करके आए। तो इसलिए मैंने आपके लिए जो पूरी कक्षा 3, 4, 5 की जो बुक है उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड की। उसी के माध्यम से आपको जरूरी टॉपिकें पढ़ाऊंगा, और जहां जहां से क्वेश्चन लिए गए हैं मैं वो भी जिक्र करता जाऊंगा, ताकि आप लोग उससे अवगत होते रहें और अपनी जो है मानसिक शक्ति और बढ़ाते रहें। क्योंकि हमारा ये ईवीएस का टॉपिक है तो इसमें ज़्यादा डेट्स वगैरह हमें याद करनी नहीं है, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ना है, मज़ेदार तरीके से, और जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये सारे जो पार्ट हैं इधर उधर जरूर है, क्रमबद्ध तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी तो आपके क्रमबद्ध नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ आ सकता है। जरूरी ये है कि क्वेश्चन आ क्या सकता है। तो उस हिसाब से मैंने एक वीडियो तैयार की है। मैं चाहूंगा कि जो भी जरूरी चीजें मैं आपको बताता चलूं और इंडिकेट करता चलूं, ताकि जो चीजें आप समझ जाएं कि क्या क्वेश्चन आएगा और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे तो बहुत किताबों में बहुत सारी लंबी होती है, लेकिन जरूरी ये है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट होते हैं, कहाँ से पूछा जाता है। और ठीक है, मेरी टेक्नीशियन टीम भी साथ में लगी हुई है पूरी तरह से आप लोगों को अध्यापक बनाने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत किसी अच्छे चीज से किया जाता है, तो हम शुरुआत करते हैं त्यौहार से। वैसे त्यौहार और भी मनाए जाते हैं जिससे सवाल आते हैं, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल आपको सब इधर उधर से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही ये अपना सिलेबस पूरा जाएगा मैं सबको इकट्ठा करके एक वन शॉट बनाऊंगा कि किस किस जगह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस जगह से नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा दोस्त, और समय आपके पास उतना है नहीं। सिर्फ 50+ दिन है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, और इसी में
ना सिर्फ सीटेट की तैयारी करनी है बल्कि आपको सुपर टेट यानी जो बिहार में एग्जाम होने वाला है उसकी भी तैयारी आपको इन्हीं लगभग 50 दिनों में करनी है। तो ठीक है, हम आज जो है बिहू के त्यौहार से शुरुआत करते हैं और इसकी जो जो खासियत है, जहां जहां सवाल पूछते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बता दें जो बिहू का त्यौहार है ये मनाया जाता है के साथ शुरुआत करते हैं। ये एक कहानी है, ना सिर्फ कहानी है बल्कि ये वहां की वास्तविकता है कि बिहू का एक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है, सवाल हमारे लिए ये है। अक्सर सीटेट के पेपर में ही ये सवाल पूछा जाता है कि बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो आप इसमें जो है सारी लाइनों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ जो मुख्य मुख्य लाइनें हैं उन पे फोकस कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है तो उनमें 4 ऑप्शन होंगे। जाहिर सी बात है कि हमें चुनना एक ही है। तो अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है, तो आज बिहू का त्यौहार है जो मनाया जा रहा है। मेरे आप बहुत दिनों से सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नए भी होंगे तो भी आप मिड डे मील के बारे में तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये स्कूल में मिलने वाला जो दोपहर का खाना है उसी के बारे में जिक्र किया है। यहाँ इन्होंने बताया कि हमारे देश के बहुत से बच्चों का भरपेट खाना नहीं मिल पाता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए पिए जाते हैं और खाली पेट होने के कारण पढ़ाई ध्यान से होगी नहीं। जाहिर सी बात है, अगर पेट आपका खाली हो तो कुछ समझाए कोई पल्ले पड़ेगी नहीं। अभी आप देख रहे हैं वीडियो मेरी, अगर आप खाली पेट है दिमाग खाने पर रहेगा, इससे फर्क पड़ेगा नहीं आपको। सीटेट तो गया भाड़ में। इसीलिए सरकार ने नियम लगाया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो और दिक्कतें हैं, जो बड़े बच्चे हैं तो अपना समझ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए और दिक्कतें हैं। तो छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील योजना जो है सरकार ने सबसे बड़ी सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या सुनाया? प्रारंभिक कक्षा यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ये ईवीएस के पेडागॉजी वाले पार्ट में ये सवाल आ सकता है। अगर वहां आपको दिखे तो आप निश्चित रूप से सही करेंगे, सही देख के टिक मारेंगे। और अगर बात करें अब अगले पेज की, तो अगले पेज पे जो है कुछ वृक्षों के बारे में विवरण दिया गया है। वृक्षों से भी सवाल आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे हैं और जब तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से मैंने ये सब वहां से कलेक्ट किया है और आप लोगों के सामने लाया, ताकि आप लोग समझें कि आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जड़ों से ये सवाल, जड़ों से लिया गया ये सवाल है। और इसमें जो जड़ का जिक्र है, अभी ठीक है, तो दोस्तों अगली शुरुआत हम करते हैं जड़ों के साथ। क्वेश्चन आता है हमारे सीटेट में जड़ों को लेकर, और खासकर उसमें जो बरगद, अब तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है इस बरगद के पेड़ से। आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं किस तरह से ये मोटी है, जमीन में आके टच हो रही हैं। आप देख सकते हैं जो जड़ें हैं, बच्चे झूला भी झूल रहे हैं लोग पकड़ के, और इनकी जड़ें जो है शाखाओं से निकलकर यहाँ आती है। अब हमारे लिए बरगद का पेड़ मायने नहीं रखता, मायने रखता है इससे आने वाले सवाल। अब इनसे सवाल क्या आते हैं, अभी तक सिर्फ एक सवाल आया है सीटेट में बरगद से, और वो ये रहा कि बरगद ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती है, दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। सवाल में ये पूछा था कि किस पेड़ की जड़ें मजबूत खंभों की तरह होती है। अब तक जहां तक मुझे याद है पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, किस पेड़ की जो जड़ें हैं वो खंभों की तरह मजबूत है, तो किसकी? बरगद के पेड़ की। ठीक, और बरगद की जो जड़ें होती हैं वो अंदर ना बल्कि तनों से निकलकर लटकन के रूप में आती हैं। इनसे आने वाला सिर्फ सवाल एक ही है। और बता दें इनसे तो एक सवाल यहां से भी आ सकता है, जो कि सीटेट में बताया गया कि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। अगर आप पेड़ काटेंगे ये कानून अपराध है, इसकी आपको सजा मिलेगी। हालांकि इससे अब तक कोई सवाल आया नहीं, सिर्फ एक ही सवाल आया था कि जो मजबूत खंभों की तरह
किस पेड़ की जड़ें आती है जिसमें बच्चे झूला भी झूल लेते हैं और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर आप पेड़ काटते हैं तो इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी कि सर इस वजह से हम ये पेड़ काटना चाहते हैं, ये रास्ते में अवरोधक बन रहा है या हमारे लिए घर बनाने में दिक्कत हो रही है। आप जाके सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेंगे, उसके बाद ही आप हरे पेड़ काट सकते हैं, चाहे वो पेड़ आपका ही क्यों ना हो। ठीक, उसके बाद हम बढ़े हैं आगे। अगर तो ये सवाल यहाँ से भी आता है कि कभी कभी पूछ सकता है कि क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हों। अगर ऐसा सवाल आता है कि क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो जी हाँ, आप कह सकते हैं बरगद। आप बिल्कुल बरगद पे ट्रिक मारेंगे और 1 नंबर आप इकट्ठा कर लेंगे। एक एक नंबर बड़े कीमती होते हैं दोस्त। अब अगर आप ध्यान दें तो इस जो वैकेंसी में वरीयता है कि 50% से कम वाले जो है एलिजिबल होंगे, उनके लिए पूछिए 1 नंबर का मार्क्स। और अगली जो टॉपिक है हमारी वो है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक भाई साहब ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। हर बार इनसे कुछ ना कुछ सवाल आते हैं और इनमें गलती अक्सर होती है। जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं कि रेगिस्तानी ओक, वो अनुमान लगाते लेते हैं कि रेगिस्तान तो राजस्थान में है, तो वहाँ, और दूसरा जो विश्व में देखा जाए तो वहाँ दुबई में है क्योंकि वो भी रेगिस्तानी एरिया है। लेकिन अगर आप जो है ध्यान दीजिए, ये ना तो राजस्थान में पाया जाता है और ना ही दुबई में पाया जाता है। ये पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगर ऑस्ट्रेलिया दिखे जहां, वहीं आपको सही मार देना है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है और ये भी देखा है कि बच्चे बार बार गलतियां भी करते हैं। गलतियां क्या करते हैं? दुबई ऑप्शन में रहता है, वहां लोग दुबई के अबू धाबी को मार देते हैं लोग। तो अबू धाबी आप बिल्कुल नहीं मारेंगे, आप ध्यान रखेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे आपको कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो आप क्या ट्रिक मारेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके बारे में पूछता है। क्या पूछता है? सबसे पहला सवाल तो ये पूछता है कि रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि इसकी ऊंचाई पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो चीज एनसीईआरटी बुक में है या जो चीज एनसीईआरटी कहता है, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। हीरोगिरी बिल्कुल नहीं करनी है, आप नंबर गलत करके आ जाएंगे। फिर जैसे आप पढ़ते होंगे और भी बुकों में, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछे, ये माउंट एवरेस्ट की टॉपिक भी अपने सीटेट में है, वहां से भी सवाल आते हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई आपसे पूछे तो निश्चित रूप से आप अब तक 8,848 मीटर या कहीं कहीं 8,850 मीटर दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी जो पैटर्न है ये आपको रहना है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ और है। ये मैं आपको बताऊंगा जब माउंट एवरेस्ट पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक उस वीडियो में मैं जरूर आपको उसकी ऊंचाई वर्णन करूंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो पूछे एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से ही आपको जवाब देना है, आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है। अगर आप दिमाग लगाएंगे निश्चित रूप से 1 नंबर गंवा के आएंगे। जो आप ये जो टॉपिक्स है इसको बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से पढ़िएगा। अगर पूछे कि रेगिस्तानी वो कहाँ पाया जाता है, आप सीधा ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई में ऑप्शन में ये रहेगा कि तुम्हारी क्लास की दीवारों के लगभग होती है, यानी कि लगभग 30 फुट, और पत्तियां बहुत ही कम होती है इनमें, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो है हरियाली कम रहेगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अंदाजा लगाओ कि इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। आप अनुमान लगाएंगे 1 फीट 2 फीट 3 फीट, पर ऐसा है नहीं। इसकी जड़ें लगभग 30 फीट अंदर जाती है दोस्तों, 30 फीट अंदर जाती है। ये सवाल पूछा गया है किसी साल। और इसकी गहराई भी पूछा है और कहां से है ये भी पूछा है। और इसकी जड़ों की विशेषता क्या है? इसकी जड़ों की विशेषता, आइए बात करते हैं इसकी जड़ों की। हाँ, इसकी जड़ों की भी एक विशेषता है दोस्तों, क्योंकि चूंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में है तो वहां पर पानी का अभाव बहुत होगा। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पानी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इस हालात में क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, थोड़ी सी चालाकी करते हैं। इस पेड़ में
क्योंकि जब रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसकी पानी की जड़ें, इसकी पेड़ की जो जड़ें इतनी लंबी 30 फुट गहरी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी के उस निचले तह तक जाती हैं। इससे ये लोग करते हैं कि पानी इनके पेड़ के तनों में जमा हो जाता है। देखिए लिखा है यहाँ पर, पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे और अपने प्रयोग में लाते थे। कि देखिए कितना ही अच्छा पेड़ है, छांव तो देगा नहीं क्योंकि पत्तियां कम हैं, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में सबसे ज्यादा जरूरत है पानी। और जब पानी का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, पानी मिलने में मुश्किलें होने लगती है, तो वहां के लोग जो है पेड़ के तने में पाइप के सहारे से पानी निकाल लेते थे और प्रयोग में करते थे। ये चीज भी कई बार पूछता है कि किस पेड़ के तने से पानी निकाल लेते हैं और लोग वहां के लोग यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है। अक्सर मैंने देखा है, मैंने खुद भी पहली बार एग्जाम दिया था तो ये गलती की थी, मैं भी दुबई का अबू धाबी मार के चला आया था, नतीजा 1 नंबर गए मेरे। अगर आप आसानी से 1 नंबर गंवाएंगे तो आपको तकलीफ बड़ी होगी क्योंकि बड़ी मेहनत से 1 नंबर इकट्ठा होकर 90 प्लस होता है। और पता चला कि अब अगर आप 90 इकट्ठा और चलिए हम दिखाएं आपको रेगिस्तानी ओक का इमेज दिखाता हूं आपको। हाँ, ये आ गया रेगिस्तानी ओक, आप देख सकते हैं। अब देखे मत कह देना कि बबूल के पेड़ की तरह है, बिल्कुल भैया रेगिस्तानी ओक ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बबूल के पेड़ की तरह लिख रहे हैं, मार्ट साहब तो पागल बना रहे हैं हम लोगों को। देखिए ये लंबा देखिए कितना, और आप ये क्षेत्र भी देख सकते हैं कितना रेतीला क्षेत्र है। यहाँ पर निश्चित रूप से बारिशें कम होंगी। ऑस्ट्रेलिया का ये वो क्षेत्र है जहाँ जो है पानी का सतह जब बहुत नीचे चला जाता है, लोगों को वहाँ दिक्कतें होने लगती है, तो ये लोग इस पाइप में ना छेद कर देते हैं, इस तने में छेद कर देते हैं और पाइप के सहारे से पानी निकाल लेते हैं, फिर अपने उपयोग में लाते हैं। तो ये राष्ट्रीय रेगिस्तानी ओक है। इससे मैंने सारी चीजें बता दी हैं, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद या वीडियो पॉज करके भी आप ले ही लेंगे, और ले ही लेना चाहिए क्योंकि आपसे इससे नंबर उठी। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखिए कहाँ पाया जाता है इसका पेड़, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और प्रयोग में लाते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये 2-3 चीजें अंडरलाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से अबू धाबी करना मत मेरी तरह। और इसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई यहाँ पर इन्होंने लगभग एक क्लास की दीवार के बराबर बताई है, पर एग्जैक्ट इसकी ऊंचाई 30 फुट से ज्यादा होती है। इसके जड़ों की ऊंचाई लगभग जो है 30 फुट, हाँ गहराई जो है 30 फुट नीचे तक जाती है। इसी वजह से जब उसकी जड़ें जो 30 फुट नीचे जाएंगी तो पानी का लेवल जो है उनको स्पर्श करता है। जैसे हमारे यहाँ हैंड पंप होता है, जब हमें पानी निकालना होता है तो हम उससे बोरिंग करते हैं तो पाइप लगभग 50-60 फुट जाती है, और वहां पर 30 फुट पे पानी का सतह होता होगा शायद, इस वजह से जो है वो लोग पेड़ के तने में पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ये रहा रेगिस्तानी ओक। और आज मैं यहीं पर अपने टॉपिक करना चाहूंगा समाप्त, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक जो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था बिहू के त्योहार के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया था कि ये असम में पाया जाता है। अब कई दोस्त ये सोच रहे हैं ये असम है कहाँ, है तो इंडिया में, यूपी में तो नहीं है। तो आप इसलिए मैं चाहूंगा एक बार मैं मैप के सहारे आपको बताऊं ये भारत के किस राज्य में है, भारत में है भी या नहीं, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। तो मैप खोल लेता हूँ मैं, हाँ जी ये रहा, ये इंडियन मैप आपके सामने। ये समझ लीजिए 3-4 नंबर दिलाएगा, है कहाँ भाई, अभी आया नहीं लगता है। लीजिए आ गया आपके सामने हमारा हिंद, ये आप देख सकते हैं असम। हाँ, आपको जूम करके दिखा देते हैं।
जूम करने पे ही आपको बताएंगे। ये तो हमारा भारत देश आप देख ही सकते हैं। लीजिए, इससे आप जूम करेंगे तो हटने लगेगा, इससे आप जूम करने की जरूरत भी नहीं। तो देखिए, मैप की बात करें तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बात करें अगर दिशा की, तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग दिशा से अवगत होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि, और जो दोस्त नहीं जानते हैं वो याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं, मैप से आते हैं, और उनकी राजधानी वगैरह से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक, तो अगर हम दिशा की बात करें तो सबसे ऊपर में होता है उत्तर, यानी कि नॉर्थ, और नीचे होता है दक्षिण, यानी कि साउथ। यहाँ हम लिख देंगे तो सम नहीं, ठीक है। और दाएं साइड होता है पूर्व। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर इधर पूर्व होता है तो पश्चिम बंगाल कैसे हो गया, इधर पूर्व बंगाल होना चाहिए। तो इसकी एक अलग ही कहानी है, जो वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे हम तो उसमें सीखेंगे, लेकिन हमें यहाँ वर्ल्ड मैप की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भारत से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम किसी और चर्चा में करेंगे तो जरूर बताएंगे पश्चिम बंगाल क्यों है, पूर्व बंगाल क्यों नहीं। ठीक है, तो और इधर हो जाता है पश्चिम, अपने गुजरात साइड की तरफ, यानी गुजरात अपने पश्चिम में है। इनसे सवाल आते हैं, एक बार आप मैथ समझ लीजिएगा, और रोज अपने छत के अपने जो बेड है, जो भी है, चारपाई है, चौकी है, जो भी है, उसके सामने ठीक आप एक मैप चिपका लीजिएगा, और रोज देखते रहा करिए उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, सब देखते रहिएगा। ये आपको 2 नंबर दिलाएंगे दोस्त। और बात कर रहा था मैं बिहू के त्योहार की, तो मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि बिहू का त्योहार कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी को। किस महीने में? माघ के महीने में। कहा? अगर माघ के महीने में मनाया जाता है तो किस कैलेंडर के हिसाब से? असमिया कैलेंडर के हिसाब से। अब असमिया कैलेंडर के हिसाब से तो जाहिर सी बात है ये त्योहार असम में मनाया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये असम है कहाँ। अगर आप याद कर रहे होंगे, आपने मैप देखा ही होगा, बिल्कुल देखे होंगे, आप इस देश से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छी तरह से रटे होंगे इस मैप को। फिर भी आपको बता दूं, ये किस साइड में रहता है, किस तरफ है? ये पूर्व की तरफ में है असम राज्य। और अगर हम बात करें पूरब के सबसे आखिरी में, जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे, ये देखिए कि मैं मार्क कर रहा हूँ ये असम वाला हिस्सा कहाँ से है। यहाँ पे चावल की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, अधिक पैदावार होती है। और क्योंकि ये बड़ा बारिश वाला इलाका है, यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, इस वजह से चावल की खेती, या कह सकते हैं चावल की ही खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। और बात करें इस राज्य के राजधानी की, तो असम राज्य की राजधानी होती है दिसपुर। दिसपुर। कभी कभी इनसे भी सवाल आ जाता है कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। ठीक, तो आप याद रख लीजिएगा अगर सवाल में आ जाए। देखिए, दिशाएं मैंने अब तक बताई 4, लेकिन दिशाएं 4 होती नहीं दोस्त, दिशाएं होती है 8। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे, अब तक तो हम सिर्फ 4 ही दिशाएं जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जी, लेकिन इनसे रिलेटेड दिशाएं भी होती है, मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, असम की राजधानी मैंने बताई दी दिसपुर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे मुझे, ये जो खाली स्थान है क्या। अगर इस स्थान पे मैं बताऊं जो दिशाओं के बारे में, तो अक्सर जो दिशाओं से सवाल आते हैं वो सिर्फ 4 दिशाओं से नहीं आते हैं। आप अगर क्वेश्चन आपने पेपर दिया होगा तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे, मैं आशा करता हूं आप जान ही रहे होंगे। और जो दोस्त नए होंगे, जो पहली बार देंगे, उनके लिए विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये दिशाओं के बारे में पूछता है। कभी कभी तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि ये उत्तर में है या दक्षिण में है। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, और यहाँ हो गया पूर्व, और यहाँ हो गया पश्चिम, यानी गुजरात की तरफ। ठीक, लेकिन सवाल कई कई बार इन आसान तरीके से पूछता नहीं है। अक्सर पूछ लेता है कि उत्तर, तो उत्तर दक्षिण या उत्तर पूरब। दिशाएं देखिए यहाँ से भी बटी होती हैं इस तरह से। अब अगर बात करें इस मैप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो सीधे कह सकते हैं कि ये असम जो है पूर्व में स्थित है। लेकिन अगर पूछ ले कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, तो आप ये दिशा देखेंगे, आप ये दिशा देखेंगे, यानी कि पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व के बीच में छत्तीसगढ़ आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ दिशाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 4 दिशाएं तो हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पूरब, पश्चिम, और इनसे रिलेटेड जो है इनके बीच की दिशाएं हो जाती है, यानी उत्तरी पूर्व, और ये दक्षिणी पूर्व। शायद लिख देना चाहिए मुझे। और ये दक्षिणी पश्चिमी, और ये उत्तरी पश्चिमी।
जब मैप के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो ये सब मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ बिहू के त्यौहार से ये असम राज्य का विवरण जिक्र आया है, तो असम के बारे में बताता चलूं, क्योंकि इन राज्यों से सवाल आते जरूर है दोस्त, इसलिए आपको मैप पूरी तरह से कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर आप मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, मार्क्स अगर आप 25 प्लस लाना चाहते हैं ईवीएस में, तो आपको मैप जरूर याद कर लेना चाहिए। ठीक, तो मैंने आज आपको बताया बिहू के बारे में और बिहू से जुड़ी सारी जानकारी। और जी, तो हमने आज पढ़ा, आप तक बता दें कि बिहू के त्यौहार के बारे में पढ़ा। ठीक है, बिहू का त्यौहार के बारे में पढ़ा हमने कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। अगर सवाल कैसे का है तो आप कह सकते हैं कि चावल की नई फसल काट के मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। बिहू से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने अगली वीडियो में जरूर लाऊंगा। और ना सिर्फ बिहू से बल्कि वो असम राज्य से और सवाल होंगे, वहाँ के घर कैसे हैं और वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। ठीक, तो पहला सवाल ये है कि बिहू का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, नई फसल काट के। ठीक, कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, दिसपुर है। और बात करें अगर इनसे पूछेगा तो 14 या 15 जनवरी, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 14 जनवरी या 15 जनवरी, तो दोनों में से एक ही डेट देगा, या 14 देगा या 15 देगा, दोनों डेट देगा नहीं। अगर दोनों डेट देगा, दोनों तारीखें देगा तो एक साथ देगा। ठीक, और किस कैलेंडर के हिसाब से पूछे तो कहेंगे आप असमिया कैलेंडर के 10वें महीने या मार्च की प्रथमा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ठीक, और एक चीज यहाँ पूछ सकता है कि जो बिहू का त्योहार मनाया जाता है उससे उस पहले दिन को क्या कहते हैं आप, तो उरुका कहते हैं। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये चीज शायद छूट गया था मुझे। और अगर पूछे वहां के घर कैसे होते हैं, तो ये उस दौरान, ये आप चित्र देख सकते हैं, मैंने आपको चित्र दिखाया नहीं उस बार, शायद सिर्फ मेंशन था। चेंज करते हैं। ठीक, ये चित्र देख रहे हैं आप, चित्र देख रहे हैं, बिल्कुल झोपड़े की तरह है, बिल्कुल झोपड़े की तरह। जो ग्रामीण निवासी होंगे, ग्रामीण क्षेत्र जाते होंगे मेरे दोस्त, वो उनके लिए तो ये नई चीज होगी नहीं। बिल्कुल झोपड़े बहुत पुरानी चीज है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत ही इसी तरह की सीखी है। और उसके बाद झोपड़ा आप देख ही रहे हैं। अगर उसमें पूछ दे कि इस अस्थाई दिन को कैसे मनाते हैं, तो इस दिन को कैसे मनाते हैं, तो आप कह सकते हैं अस्थाई। अस्थाई यानी जो परमानेंट होती है, अस्थाई इसका कोई ठिकाना नहीं, झोपड़ी है, कभी अभी यहाँ कभी वहां चली जाती है। गांव के लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं इसके बारे में। शेड छप्पर का बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। सवाल में कभी कभी ये भी आ सकता है, अब तक आया नहीं है। अब तक सिर्फ यही आए हैं कि फसल कटने पर मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये टॉपिक भी रख सकते हैं दिमाग में, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक कहानी की तरह आप पढ़ेंगे, इसको आसानी से याद कर पाएंगे। भेला घर कहते हैं। और उस दिन सामूहिक भोज का आयोजन होता है, और उस दिन सामूहिक भोज का आयोजन होता है, और वहां पर बोरा जो कि एक चावल की फसल है, क्योंकि चावल की फसल कटने पर यह त्योहार मनाया जाता है, तो वहां की चावल की एक वैरायटी कह सकते हैं, प्रजाति कह सकते हैं, जो असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बस यहीं तक आपको रखना है, अगर यहां से क्वेश्चन आते हैं तो, वरना अब तक तो सिर्फ इन्हीं 2-3 टॉपिकों में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, और उसके बाद हमने आज पढ़ा मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील आप जानते ही हैं कि जो बच्चों के भरपेट भोजन के लिए ये हमने इसका, जो सरकार ने, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसका आयोजन किया। और उसके बाद अगला पेज हमने जो पढ़ा, शायद रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा होगा, नहीं बरगद के बारे में पढ़ा। बरगद से बहुत रिलेटेड है नहीं, बस अब तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए हैं, और वो यहाँ से आया कि मजबूत खंभों की तरह किस पेड़ की जड़ें होती है, शाखाएं होती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी जो जड़ें जो है 30 फुट गहरी होती हैं, और इसके तने में पाइप के सहारे से पानी निकालकर उपयोग में लाते हैं। तो आज हम लोगों ने लगभग ये 3-4 टॉपिक जानी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब तक जितनी टॉपिकें हैं दोस्तों, इन सब में से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप इस पर ध्यान बनाए रखेंगे, अगर रिवाइज करते रहेंगे समय समय पे, तो आप ईवीएस में अच्छे मार्क कलेक्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और
साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि जो ईवीएस का एग्जाम होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। जिसे ये 2 पार्ट तो अलग अलग होता है, एक पेडागॉजी, एक जो है थ्योरी होती है, लेकिन थ्योरी में भी 2 पार्ट मिले होते हैं। ये आप जिन दोस्तों ने इस एग्जाम को दिया होगा वो बखूबी जानते होंगे, और जिन लोगों ने नहीं दिया वो जान लें, इसमें कुछ पार्ट तो अपने ईवीएस से रहते हैं, यानी पर्यावरण से रहते हैं, पर्यावरण से रहते हैं, लेकिन कुछ पार्ट यानी कुछ सवाल हमारे साइंस से भी आते हैं, मिले जुले सवाल आते हैं। अब आप जो है दुआ ये कीजिएगा कि सवाल मिले जुले ही आए, पर्यावरण और साइंस से मिले जुले ही आए, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से साइंस से सवाल आ जाए, फिर आपको थोड़ा मेहनत और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो बिल्कुल न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ा उनको याद करना पड़ता है। इनको तो आप कहानी की तरह सुन के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, पर इनके लिए आपको जो याद करना पड़ता है। और ऐसा हुआ भी है, अगर दिसंबर 2018 की बात करें, आप पेपर देख सकते हैं, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन साइंस से आ गए थे, बच्चों को हवा ही नहीं लगी थी, 6% रिजल्ट आया था उस साल। तो आप पर्यावरण के साथ साथ साइंस की भी चीजों को ध्यान देते रहिएगा। मैं टॉपिक के साथ साथ उनको भी पढ़ाता रहूंगा, और साथ ही साथ जो है मैं कुछ अलग चीजें साइंस में लाके, साइंस की जो विषय है मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद।